नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल धर्म संदेश। अब नाड़ी परीक्षण की कुछ मोटी मोटी बातें जो आपको बहुत जल्दी आपके दिमाग में आ जाए। जिसने मेरे इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, अगर वो इस वीडियो को पूरा देखे तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि नाड़ी परीक्षण कैसे की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नाड़ी सिखाना सिर्फ 5 मिनट का काम है, लेकिन नाड़ी को सीखना 5 साल से भी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ये एक अनुभव का विषय है। महसूस करके ही आप इसको सीख सकते हैं, अदरवाइज ज्ञान से थ्योरी को पढ़ के आपको ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आइए ज़रा फटाफट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ नाड़ी को कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले जब किसी के हाथ में जब नाड़ी को आप जब पकड़ते हो तो इस उंगली के नीचे यहाँ एक गांठ आपको मिलेगा। यहाँ एक गांठ हाथ लगा लो, गोला गोला सा, यहाँ पर एक हड्डी है, गांठ है। उससे थोड़ा सा नीचे जाओ, उंगली को यहाँ से ना स्किन को रगड़ते हुए नीचे जाओ, तो यहाँ पर आपको पल्स में वाइब्रेशन नज़र आएगा। बस जब नज़र आया उसके बाद दूसरा और तीसरा करके 3 उंगली को आपने सेट करना है। ये पित्त, ये वायु, ये पित्त और ये कफ, ये 3 आपने उंगली को यहाँ सेट किया। ठीक है, ये इस गांठ को आपने हमेशा ध्यान रखना। इससे थोड़े आगे आओगे तो यहाँ पर गहरा सा गड्ढा सा है, उस गड्ढे में वाइब्रेशन हो रहा है। उससे ऊपर थोड़े से आप जाओगे तो उभार है, उभार में नहीं जाना है, गड्ढे में ही नीचे रहना है। फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा इस नाड़ी के ऊपर आपने बड़ी सावधानी से यहाँ सेट करना है। उसके बाद यहाँ आपने जोर से दबाना है, हल्का खींचना है, जोर से दबाना, हल्का खींचना। इससे आपको इस नाड़ी का जो साइज है ना वो पता चल जाएगा कि भाई कितना बड़ा नाड़ी है। स्पंदन जो हो रहा है ना वो नाड़ी की साइज कितनी है वो महसूस होगा। अब साइज को कैसे महसूस करें? मान लीजिए ये पल्स है और आपने 3 उंगली यहाँ पर बैठा दिया, 3 उंगली आपने बैठाया। अब आप इसको ऐसे उंगली आपने ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना, ऐसे भी नहीं रखना, ऊपर से ऐसे करके रखना है, तो आपको महसूस होगा। नीचे धीरे धीरे करके उसको दबाते जाओ, तब तक दबाना, अंतिम में आपको अनामिका उंगली के नीचे वाइब्रेशन होगा अकेला। उससे थोड़ा सा आगे अगर आप दबाओगे तो आप उस नाड़ी के जस्ट अंतिम सिरा में पहुंच जाएंगे। अब आपको महसूस होगा भाई इस नाड़ी का साइज कितना बड़ा है, अंदाजन आपके दिमाग में यह सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप धीरे 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 ऊपर आओगे। ऊपर तब तक आना है जब तक आपके 3 उंगली के नीचे या 1 या 2 या 3 के नीचे स्पंदन मंद मंद गति में महसूस होगा। तब तक आना है ऊपर। इसको लेकर के हाथ को लिया, तब तक ऊपर ले आना है जब तक आपको धीमा धीमा स्पंदन महसूस होगा। लेकिन उस स्पंदन को छोड़ना नहीं है। अगर लगा कि भाई स्पंदन अब गायब हो गया, लुप्त हो गया, तो थोड़ा सा उंगली को हल्का नीचे करो, कहीं किसी उंगली के नीचे आपको थोड़ा थोड़ा स्पंदन महसूस होगा। फिर उसके बाद और नीचे चले जाना, फिर लास्ट में तर्जनी के नीचे आपको स्पंदन होगा। थोड़ा और दबाओगे तो 3 उंगली के नीचे अब स्पंदन बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये आपके इस नाड़ी का सबसे अंतिम सिरा है, अंतिम भाग है। तो ऐसा करके आपने इसके 4 भाग करना है। कितना करना? 4 भाग। ऐसे आप अंदाज करते जाओ। इस नाड़ी का जो ये नाड़ी है इसके आपने बीच में से 4 भाग करना है। सबसे ऊपर स्किन में जहाँ मंद मंद स्पंदन हो रहा था और आप थोड़े से और दबाए, दूसरा भाग 1/3, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा और दबाए, जहाँ पर आपको बस ये अनामिका में ही स्पंदन होता है उससे 1 तिल ऊपर, ये आपका 3/2 भाग हो गया, है ना, 2/3 भाग हो गया। फिर सबसे लास्ट में जहाँ पर ये स्पंदन पूरा बंद हो जाता है, यानी वो स्किन के यानी पल्स के सबसे निचले वाला सिरा है, ये समझ लो। ठीक है, अब देखो कैसे आपने इसको परीक्षण करना है। जैसे ये आपका पल्स हो गया, ऊपर इस तरह से आपने स्किन में रखा। उसके बाद आपने स्किन में रख करके एकदम थोड़ी देर तक आपने इसको नीचे ऊपर किया, पल्स को आपने महसूस किया, उसकी वाइब्रेशन को आपने, जो नाड़ी जो लग रही है उसको आपने महसूस किया।
फिर आप थोड़े ऊपर उसको उभारते जाइए, ऊपर उठाते जाइए, जहाँ तक इसका स्पंदन आपको ऊपर थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी महसूस होता है, उसको आपने ध्यान देना है। जो स्पंदन है उसको ध्यान देना है, स्पंदन हो रहा है और ऊपर आते रहिए, तब तक ऊपर आना है जब तक आपको स्पंदन महसूस होता रहे। जब लगा भाई अब स्पंदन बिल्कुल बंद हो गया तो थोड़ा और नीचे जाइए, तो आपको थोड़ा सा वही फिर पहले वाला धीमी धीमी स्पंदन महसूस होगा। यहाँ से आपको दोष प्रकृति पता चलेगा, यानी इस बंदे में इस वक्त शरीर में कौन सा दोष पता चल रहा है, वो धीमी धीमी स्पंदन ही बताएगा आपको। देखो, मैं अगर अपने नाड़ी में ये इसको ऐसा करता हूँ तो मुझे तर्जनी में और अनामिका में स्पंदन धीमी धीमी महसूस होती है, तो मेरा जो शरीर है वायु और कफ प्रधान है। ठीक है, इसको बाद में हम ये देखेंगे कि भाई कौन सा दोष कहाँ गया हो, कफ वायु में गया है या वायु कफ में आया है, तो ये सारी चीज़ें फिर देखने वाली बात है, वो अलग मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये समझ में आया कि इसका दोष प्रकृति क्या है। अब हम जरा बात करेंगे जन्म प्रकृति की। जन्म प्रकृति क्या है? जब किसी इंसान का जन्म होता है तो उस वक्त उसके शरीर का कौन सा प्रकृति था, ये जन्म प्रकृति है। तो आपने क्या करना, पहले हमने दोष प्रकृति उसके सबसे ऊपर वाले सिरे में पता किया। अब हमें इसको सबसे लास्ट में जाना है, जहाँ पर अनामिका के भी स्पंदन होते हुए और ज़्यादा बंदा हो जाता है, पूरा बंदा हो गया। फिर धीमे से इसको ऊपर की ओर उठाओ। किसको? उंगली को नहीं उठाना, स्किन को हल्का सा आपने रिलीज करना है, स्किन को हल्का सा रिलीज करना है, उंगली को ऊपर नहीं उठाना। करते करते अब थोड़ा आपको अनामिका के नीचे स्पंदन महसूस होना शुरू होगा, अनामिका के नीचे, बस अनामिका के नीचे। जहाँ ये अनामिका में स्पंदन महसूस हुआ वहीं पर बस टिक जाओ, उससे ऊपर नहीं आना। बस 5-6 बार जब यहाँ अनामिका के नीचे जब स्पंदन होगा तो ऑटोमेटिकली आपको इसके साथ साथ दूसरे उंगली में भी स्पंदन महसूस होना शुरू होगा। तो जब दूसरे उंगली में धीमे धीमे महसूस हो तो आपको पता चलेगा कि आपका जन्म प्रकृति कौन सी है, आपका जन्म प्रकृति कौन सी है। मान लीजिए अगर आपको तर्जनी के नीचे लग रहा है तो आपका वायु जन्म प्रकृति हो गया, अगर मध्यमा में तो पित्त, अगर अनामिका में ही हो रहा है यहाँ पर भी, जैसे और दबाया अनामिका में थोड़ा ऊपर आया लेकिन अनामिका से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, यानी इससे तो यानी कि आपका कफ जन्म प्रकृति हो गया। तो ये काया चिकित्सा में आता है कि जन्म प्रकृति कफ हो तो उसका क्या लक्षण होता था, और जब दोष प्रकृति जो हमने सबसे ऊपर में देखा अगर वो कफ है तो उसका अभी इस वक्त क्या समस्या है, तो ये आपको काया चिकित्सा से पता चलेगा। तो ओवरऑल वो सबसे ऊपर वाले जहाँ पर स्पंदन बिल्कुल बंद हो गया था उससे थोड़े नीचे आए स्किन के सबसे पहले सिरे में, तो यहाँ से आपको दोष प्रकृति, अगर मान लो कि कफ वाला है समझ लो कि इस आदमी में इस वक्त कफ का दिक्कत है, अगर तर्जनी में है तो इस वक्त उसको वायु का, और इस वक्त और सबसे 2/3 में नीचे गए तो वो उस वक्त जब उसका जन्म हुआ था उस वक्त उसको क्या था, जन्म प्रकृति उसका वही समस्या था। अब देखो जो आपको मैंने बताया था कि दोष प्रकृति से थोड़ा सा नीचे आ जाओ, अब आपने आना है 1/3 में। स्किन से जब आपको आपके दोष प्रकृति पता चला उससे थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा हल्का ही नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर आपने महसूस करना है किस उंगली के नीचे किस तरह का वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई तर्जनी के नीचे सर्प आकृति, मध्यमा के नीचे आपको पित्त के मेढक का महसूस होना, मेढक जैसे उछलता, और अनामिका के नीचे हंस के जैसा मंद मंद गति महसूस होता है। यहाँ से आपको एक दोष दूसरे स्थान में गया हुआ महसूस होता है। मान लीजिए कि ये तर्जनी है और इसका खुद का सिम्टम्स क्या है, वायु है, और ये सर्प के जैसा समान चलता है। मान लीजिए अगर उस व्यक्ति का कफ वायु के स्थान में अगर गया है तो ये वायु वाले उंगली के नीचे कफ का सिम्टम्स महसूस होगा। यहाँ पर सर्प जैसे घूम नहीं रहा है, यहाँ पर बिल्कुल एकदम तार को जब हम खींचते हैं ना, बिजली के तार से अंदर से जब हम तार को निकालते हैं तो कैसा लगता है, जैसे कि भाई खुजली जैसा कुछ हो रहा है या कुछ चीज़ ऐसे करके आ रहा है, सीधा जा रहा है, तो वो चीज़ यहाँ महसूस होगा। अब पित्त जो है ऐसे उछलता है, पित्त ऊपर की ओर, सीधा ऊपर नहीं उछलता,
पित्त ऐसा उछलता है, क्योंकि उसका पीछे का जो पैर है वो बहुत मोटा और लंबा है, आगे का पैर उसका छोटा है, तो ऐसा पित्त उछलता है। तो पित्त के समान जिस उंगली में जो उछले, समझ लो कि दोष संश्रय इसको यहाँ बोला जाता है। मान लीजिए कि आपको कफ वाले इस उंगली के नीचे इसकी स्वाभाविक गति हंस गति के जगह में मेढक के समान गति हो रहा है, उछल उछल करके जा रहा है। इसका मतलब है कि पित्त कफ के स्थान में गया हुआ है। तो इसका क्या सिम्टम्स होगा? हो सकता है अम्ल पित्त, यानी कि उसको खट्टी डकार आ सकता है, उसको खट्टी डकार आ सकता है। कफ का स्वभाव है उल्टी करना और पित्त का स्वभाव है जलन करना। तो कभी उल्टी जैसी स्थिति होती है और जलन के साथ, अगर उल्टी भी हो तो बहुत जलन होगा और डकारें बहुत आएंगे। अगर डकार के साथ उल्टी हो रहा है तो फिर समझ लो कि वायु और पित्त दोनों ही कफ के स्थान में गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पहले मैंने आपको बताया था कि दोष प्रकृति उस व्यक्ति के शरीर के किस हिस्से में समस्या है। आपने सबसे 1/3 से जहाँ आप बिल्कुल स्पर्श ही हो रहा था वहाँ आपको पता चला, मान लो तर्जनी के नीचे थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी महसूस हो रही है। इसका मतलब उस व्यक्ति के नाभि से नीचे कुछ होता हुआ या महसूस हो रहा है, यानी ये बता रहा है कि आपके नाभि के नीचे कोई समस्या है। मध्यमा में अगर स्फुरण हो तो समझ लो कि नाभि से लेकर के हृदय के बीच में कोई दिक्कत हो रही है, और अगर अनामिका में है तो हृदय से लेकर के मस्तिष्क के सबसे ऊपर वाले बीच में कहीं कोई दिक्कत है। अब ये दिक्कत कितनी भारी है और कितनी बड़ी है, तो ये दिक्कत हमें कैसे पता चलेगा? तो ये जो हमने स्पंदन को सबसे ऊपर से धीमा हमने स्पर्श किया, यहाँ से दोष प्रकृति पता चला, और इस किस उंगली के नीचे उसके हिसाब से हमें पता चला भाई ये किस स्थान में हो रहा है। अब ये कितनी प्रबलता से हो रहा है। मान लीजिए कि अनामिका के नीचे अगर जोर जोर से स्पंदन हो रहा है, दूसरे की जगह अनामिका में जो स्पंदन हो रहा है जोर से एकदम हो रहा है, इसका मतलब है नाभि के नीचे जो समस्या है वो काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है, काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा है। और अगर ये मंद गति है, इसमें बिल्कुल धीमी धीमी स्पंदन हो रही है, इसका मतलब है नाभि के नीचे कोई दोष है, जो समस्या है वो काफ़ी मंद गति से हो रहा है। ये हमें समझना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई नाड़ी परीक्षा पता नहीं, बंदा जानता नहीं जानता, चलो परीक्षा करने चलते हैं वैद्य के पास। तो अब ऐसे आदमी को कैसे पता करें? तो यहाँ क्या है, जैसे स्पंदन को आपने यहाँ पर चेक किया, स्पंदन को जब आप यहाँ पर जब उंगली लगाओगे तो पता चल जाएगा वो आदमी आपको परीक्षा करने आ रहा है या वाकई में बीमार होके आ रहा है। अगर यहाँ पर स्पंदन में आपको ऐसे करके ऊपर झटका मार रहा है, ये जैसे ऊपर झटका मार रहा है, ऐसे जा रहा है, एक तो ऐसे ऊपर जाता है, एक ऐसे जाता है, ये मेढक आकृति हो गया, और एक ऐसे फ्लैट होके चलता है, लेकिन आपको लग रहा है नीचे से मोटा होकर के ऊपर से पतला होकर के सुई के जैसा चुभन हो रहा है ना, सुई के जैसा चुभन हो रहा है। इसका मतलब है कि ये आदमी में कोई बड़ी दिक्कत है और वाकई में ये परीक्षा करने नहीं बल्कि समस्या को ही लेके आया है। और एक होता है फ्लैट चलना, ऐसे करके चलना, स्पंदन हो रहा है लेकिन बिल्कुल फ्लैट, तो समझ लो कि आदमी के अंदर या तो कुछ परीक्षा करने के लिए आया है, या हो सकता है कुछ दिन पहले ही कोई ने छोटा मोटा कोई दिक्कत हुआ होगा जिसके वजह से बंदा मेरे पास आया हुआ है। तो ऐसे करके चुभन जैसे नीचे से मोटा और भारीपन और ऊपर से पतलापन, पीन के समान अगर आपको यहाँ चुभन होती है तो इसका मतलब है कि आदमी लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब एक सवाल आता है कि क्या हम जो कफ पित्त वायु जो दोष है, उस दोष को हम उसके 5 जो ब्रांचेस है, जैसे 5 तरह के प्राण अपान व्यान आदि वायु है, पाचक रंजक आदि रंजक आदि पित्त है, और क्लेदक अवलंबक बोधक तर्पक श्लेषक आदि कफ है, तो क्या इनको हम यहाँ से पता कर सकते हैं? मान लीजिए किसी के वायु तो बढ़ा हुआ है लेकिन कौन सा वायु, 5 तो वायु है। तो आइए ज़रा इसको हम सीखते हैं। आपने क्या करना, मैंने आपको बताया था इस पल्स के साइज़ को हमने 4 भाग में इसको डिवाइड करनी है। उसके बाद हमने सबसे ऊपर जहाँ से हम दोष प्रकृति देख रहे थे ना, पहले दोष प्रकृति जहाँ से देख रहे थे, जहाँ हमें मंद मंद लग रहा था, इसमें स्पंदन हो रहा था उंगली में, मान लीजिए कि आपके वायु में स्पंदन हो रहा है। सबसे पहले अब आपने देखा यार इसका तो वायु बढ़ा हुआ है। अब वायु में कौन सा वायु बढ़ा है, कौन सा वायु बढ़ा है?
तो आपने क्या करना, ये तर्जनी उंगली को, ये दोनों उंगली को बराबर, तीनों को बराबर रखना। तर्जनी को थोड़ा सा नीचे लेके आइए। कितना नीचे ले आना है? 1/3। हाँ, 1/3 का मतलब है थोड़ा सा नीचे, जहाँ से हमने जन्म प्रकृति देखा था उससे थोड़ा ऊपर, जहाँ से हमने दोष प्रकृति देखा था उससे थोड़ा सा नीचे। इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा सा आगे लेके चले गए, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ आपने स्पंदन को महसूस करना है। अगर ये स्पंदन अनामिका, ये हमारा जो बीच वाला जो उंगली है, इसके जस्ट यहाँ पर स्पर्श हो रहा है पहले भाग में, इसको हम 4 भाग करेंगे, 1 2 3 4। 4 में से अगर यहाँ स्पंदन हो रहा है तो समझ लो कि इसका प्राण वायु में दिक्कत है। अगर यहाँ स्पंदन हो रहा है तो इसका उदान, यहाँ पर समान, यहाँ पर अपान वायु में दिक्कत है। अगर यहाँ पर चारों में पूरा फैल करके स्पंदन होता है तो ये इसका व्यान वायु में समस्या है। ऐसे ही अगर हमने पित्त के आकार को देखना है, मान लीजिए कि किसी का पित्त बहुत बड़ा हुआ है, उनमें से कौन सा पित्त है? जैसे पित्त में पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, और उसके बाद आ गया दोस्तों सबसे लास्ट में भ्राजक पित्त। तो हमने पित्त की उंगली को, ये दोनों उंगली को हमने ऊपर रखा एक साथ, जहाँ से हम दोष प्रकृति देख रहे थे उस जगह में, और इस पित्त की उंगली को थोड़ा सा 1/3 लेके चले गए, जहाँ से हम जन्म प्रकृति देख रहे थे उससे ऊपर, जहाँ से हम दोष प्रकृति देख रहे थे उससे थोड़ा सा नीचे, यानी उसके बीच में हमने यहाँ पर इसको टिकाना है, थोड़ा अंदर लेके जाना है। यहाँ पर आपने अब स्पंदन को महसूस करना है। कहाँ? यहाँ अगर हो रहा है तो पाचक पित्त। मैं आपको बता दूँ कि जो पाचक पित्त है वो 4 पित्तों का मालिक है, वो उसी का काम करने वाला है। अगर मान लो पाचक पित्त अगर डिस्टर्ब होता है तो समझ लो कि पित्त बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। फिर विरेचन जो हम करते हैं ना पित्त के लिए, वो पाचक पित्त ही वहाँ से विरेचित होता है। जैसे ही पाचक पित्त विरेचित होगा, ये सबसे राजा है पित्तों में। 4 पित्त में जो 5 पित्त में जो पाचक पित्त पहले नंबर वाला वो सबसे बड़ा है। पाचक पित्त बिगड़ेगा तो सभी को वो बिगाड़ देगा, पाचक पित्त अच्छा होगा तो इन सभी को वो संभाल के रखेगा, क्योंकि उन सभी को वो नियामक करता है, नियामक है वो। तो यहाँ पर अगर होगा तो पाचक पित्त में डिस्टर्ब समझ लो, उससे थोड़ा सा इधर अगर हो रहा है तो रंजक, उससे इधर तो साधक, यहाँ से ये आलोचक। अगर पूरा यहाँ पर होता है सभी जगह में, या स्पंदन तेज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो कि इसका ये भ्राजक पित्त में समस्या है। ऐसे ही कफ में भी, यहाँ पर पहला जो कफ है क्लेदक कफ, ये सभी बाकी जो 4 कफ का मालिक है क्लेदक कफ, ठीक है। कुछ लोग इसको जो है ना जो है कुछ लोग आलोचक कफ को सबसे प्रधान कफ मानते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जो है क्लेदक कफ को मानते, कुछ लोग अवलंबक कफ को प्रधान कफ मानते हैं। एनीवे अपना अपना आचार्यों का विचार है, लेकिन मैं इसमें क्लेदक कफ को प्रधान कफ मानता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्लेदक कफ देखना है। आप जिस किसी कफ को आप प्रधान मानो, ये आपके ऊपर है, अपने अपनी स्टडी के ऊपर है। यहाँ पर ये क्लेदक कफ, यहाँ पर ये अवलंबक कफ, यहाँ पर होगा तो ये आ गया आपका बोधक कफ, यहाँ पर हो गया तो आपका तर्पक कफ, और पूरा अगर स्पंदन होता है तो श्लेषक कफ। ऐसा आपको समझना चाहिए। तो यहाँ से आप इसके ब्रांचेज कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा भाई वायु बड़ा है तो वायु तो 5 तरह के हैं, तो अगर यहाँ पर है तो प्राण वायु, यहाँ है तो उदान वायु। तो ऐसे आपको थोड़ा सटीक होगा। इसके साथ साथ हम दोस्तों इसके 7 धातुओं के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। कैसे? तो देखो 7 प्रकार के हमारे धातु होते हैं। अगर धातु बिगड़ जाता है तो भी, दोष बिगड़ने से धातु बिगड़ता है, फिर शरीर में होती है समस्या। तो धातु को कैसे पता किया जाए, तो आइए ज़रा इसे भी सीख लेते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़रा बने रहो, आपको बहुत नॉलेज यहाँ से मिलेगा। जैसे ये मैंने आपको बताया था कि जो पल्स है इसको हमने 4 भाग में विभक्त किया। सबसे ऊपर, फिर 1/3, 2/3, फिर सबसे अंतिम वाला सिरा जहाँ पर अनामिका उंगली बीच, वहाँ पर भी जो है स्पंदन बंद हो जाता है। आपने क्या करना, अब आपके दिमाग में आ गया यार धातु चेक करना है भाई, कौन से धातु बिगड़ा हुआ है। आपने क्या किया, इस स्पंदन को यहाँ पर ऊपर आपने महसूस किया, उसके बाद सबसे लास्ट में चले गए जहाँ पर पूरा ही बंदा हो जाता है स्पंदन, फिर ऊपर आया। 3-4 बार तक ऐसा आप करिएगा, आपको अंदाज हो जाएगा। ये बार बार करना है आपने। जब आपको जन्म प्रकृति देखना है तो भी करना है, जब आपको दोष प्रकृति देखना है तब भी करना है।
जब आपको दोषों के बारे में उसकी जो 5 जो ब्रांचेज उसको जानना है, तो उसमें भी आपने ये बार बार, क्योंकि जितना ये करेंगे उतना आपको उस नाड़ी का जो साइज़ है ना वो आपको पता चल जाएगा। जितना आपको नाड़ी की साइज़ पता चल जाएगा उतना आपको इसको स्पंदन को महसूस करने में और इसको दबा करके निश्चित 2/3 1/3 में आपको इसको ले जाने में कितना दबाया जाए वो आपको वहाँ से पता चलेगा। सभी का पल्स एक साइज़ का नहीं होता, इसीलिए कोई पेशेंट आ जाए तो पहले उसके साइज़ को पहले महसूस करो कितना बड़ा है। उसके बाद आपने क्या करना, अब हम यहाँ पर धातुओं के बारे में जानकारी लेना, मतलब कि जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखो क्या करना है, आप सबसे पहले ऊपर से नीचे चले गए जहाँ पर आपका जन्म प्रकृति है। कहाँ पर जन्म प्रकृति कहाँ पर है आप शायद भूल गए होंगे। आप इसको अपने हाथ में अभी आप स्पर्श करिए। जन्म प्रकृति वहाँ पर जहाँ से अनामिका उंगली में भी स्पंदन बंद हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आए, अनामिका में स्पंदन हुआ, थोड़ी देर तक वहीं पर टिके रहे तो दूसरे उंगली में स्पंदन होना शुरू हो जाएगा। यही आपका जन्म प्रकृति है। यहीं पर आपने धातु को देखना है, कौन सा धातु में समस्या है। जिस उंगली के नीचे जो अब आपको बता रहा हूँ जो निश्चित है धातुओं के लिए, मान लीजिए तर्जनी जो है वहाँ पर अस्थि धातु के लिए देखा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने जब आप यहाँ 2/3 में नीचे चले गए जहाँ जन्म प्रकृति देखी जाती है, वहाँ आपने स्पर्श किया, आपको अगर ये आपको तर्जनी के नीचे अगर आपको महसूस हो रही है, यानी कि आपके अस्थि धातु की बातें हो रही है। यहाँ पर स्पंदन की मात्रा कम ज़्यादा नहीं देखना है, यहाँ बस ये देखना है कि स्पंदन हो रहा है कहाँ पर, किस उंगली में। मान लीजिए अगर तर्जनी के नीचे हो रहा है तो अस्थि धातु की बात हो रही है। मान लीजिए अगर मध्यमा के नीचे हो रहा है तो रक्त धातु की बात हो रहा है। मान लीजिए अगर अनामिका के नीचे हो रहा है तो रस धातु की बात हो रहा है। आप समझते हो हड्डी जो है वो वात के लिए होता है, जो अस्थि है वो वायु प्रधान है। अस्थि जो है वो वायु के लिए देखा, वायु बिगड़ जाता है तो हड्डियों में दिक्कत होती है, आप जानते ही हो। मध्यमा पित्त जो है वो रक्त यानी ब्लड को बिगाड़ता है। पित्त जो है वो ब्लड में रहता है, तो मध्यमा से हमने रक्त धातु को देखा। आप जानते हो रस तो कफ प्रधान है ना, रस जो है वो कफ नियामक है। इसीलिए रस धातु को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, अनामिका के नीचे महसूस करना होगा। अनामिका के नीचे महसूस अगर होगा तो हमें रस धातु के बारे में बातें हो रही है, यानी कि कफ खराब है। आपने अनामिका में देखा, दोष प्रकृति में अनामिका के नीचे स्पंदन हो रहा है तो रस धातु यहाँ से आपको पता चल जाएगा, यानी कफ जो है वो रस में, यानी कि यहाँ पर आम का निर्माण हो रहा है, ये हमें समझना चाहिए। रस धातु, ठीक है, कच्चा रस यहाँ पर बह रहा है, बन रहा है। ऐसे ही ये आपको 3 तो पता चल गया। और बाकी के तो दोस्तों मध्यमा और तर्जनी ये दोनों में अगर होगा तो आपको मांस धातु, मध्यमा और अनामिका में अगर स्पंदन होगा, मध्यमा और अनामिका में स्पंदन होगा तो मेद धातु, मध्यमा अनामिका और तर्जनी तीनों उंगली के नीचे अगर स्पंदन होती है तो ये आपका मज्जा धातु। और तर्जनी और अनामिका, तर्जनी और अनामिका नीचे अगर आपको यहाँ पर स्पंदन होती है, कहाँ पर, जहाँ हम जन्म प्रकृति को देखते हैं, यहाँ पर अनामिका और तर्जनी के नीचे अगर महसूस होती है तो ये आपका शुक्र धातु समस्या समझनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके पहले आपने देखा वायु में, प्राण वायु में दिक्कत नज़र आ रही है, यानी मस्तिष्क की बातें ये कर रहा है प्राण वायु, ठीक है। पहले आपने तर्जनी में देखा तो सबसे पहले जो दोष प्रकृति है आपको तर्जनी महसूस हुआ। तर्जनी महसूस होने से नाभि से नीचे की बात हो रही है, नाभि से नीचे की बात हो रही है। उसके बाद आपने दोष प्रकृति में आए जहाँ से आपको पता चला भाई नाभि के नीचे कोई दिक्कत है, यहाँ ये बता रहा है। उसके बाद आप चले गए दोष में, कफ बात की जो 5 जो ब्रांचेस है उसमें गए तो तर्जनी के नीचे आपको प्राण वायु में आया। अब प्राण वायु जो है शरीर के कहाँ पर रहता है, मस्तिष्क में, तो प्राण वायु आपने हृदय से लेकर मस्तिष्क के बीच में प्राण वायु का निवास होता है, या लगा लो कंठ से लेकर मस्तिष्क के बीच में। तो प्राण वायु यानी आपके अब नीचे, आपके नाभि से नीचे का हिस्सा आपके वायु के बीच में कोई नेगेटिव संबंध हो रहा है, अच्छा या बुरा संबंध वो बता रहा है।
उसके बाद हमने अब यहाँ धातु से देखा कि भाई हमारे तर्जनी और अनामिका के बीच में स्पंदन हो रहा है, यानी शुक्र धातु। अब हमें क्या समझना चाहिए कि इसके वीर्य क्षय का समस्या है, धातु विकार का समस्या है, क्योंकि धातु में लिंग हमारे नीचे है। उसके बाद प्राण यानी मस्तिष्क में जो है कमजोरी, नसों की वजह से वीकनेस हो रही है। और यहाँ पर हमने धातु में देखा तो शुक्र धातु ये बता रहा है शुक्र की कमी होने के वजह से मस्तिष्क में गड़बड़ी, ये यहाँ से नसें देखो ये बता रहा है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका बहुत सिंपल, बहुत ही सरल नाड़ी परीक्षण का ये विषय है। हालांकि इसमें नाड़ी के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। आप किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि जन्म प्रकृति दोष प्रकृति को कैसे पता करें। अगर कोई बंदा आ गया आपके सामने या वैद्य के सामने, हकीम के सामने, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो वाकई में परीक्षा के लिए आ रहा है या किसी समस्या को लेकर के आ रहा है। तीसरी बात, आपके कफित वायु में से कौन सा, अगर वायु है तो वायु की 5 वायु, उनमें से कौन सा घटा बढ़ा वो यहाँ से पता चलेगा। अगर धातु है तो धातु के बारे में यहाँ से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब आप इसका बस प्रतिदिवस अपने हाथों में, अपने इष्ट मित्र, अपने परिवार, दूसरे लोगों के हाथों में इसको परीक्षण करिए। अगर आप इसके आयुर्वेद के दीवाने हो तो आप किसी बड़े हॉस्पिटल के बाहर बैठ कर के भी कुछ दिन तक आप परीक्षण करिए। जो धातु विकार से ग्रसित रोगी है उसके हाथ में आप अगर इस तरह के स्पंदन को आप अगर महसूस करते हो तो आपको बहुत आनंद आएगा। मतलब इसी तरह से ये सीखने का ये तरीका है। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं आपको अब एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा नाड़ी परीक्षण के लिए, जिसमें होगा कि मान लीजिए प्राण वायु बिगड़ गया, इधर से धातु में रस धातु बिगड़ गया और इधर से जो है दोष प्रकृति में कफ बिगड़ गया, तो इनका मिश्रण से क्या समस्या हो सकता है। तो इसको अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको आज के वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगी। बस बने रहिए, लगे रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ से। तो आज मुझे दे दीजिए विदा। जय श्री राम।